कपिल को अफसोस होने लगा कि उसने रेस्टोरेंट में मिली लाश के पास से मिली उस दूसरी लड़की की तस्वीर सौम्या को उसी समय क्यों नहीं दिखाई। अगर उसने सौम्या को उसी वक्त वो तस्वीर दिखा दी होती तो सौम्या उसे उस लड़की के तौर पर पहचान सकती थी जिससे मिसेज मलिका माधव के साथ टूर पर गए होने के दौरान उसकी मुलाकात हुई थी। हो सकता है वहीं से केस का अहम क्लू मिलने से वो उस वहशी हत्यारे तक पहले पहुंच जाते। फिर कपिल को याद आया कि शीना की लाश से अपनी तस्वीरें बरामद होने की बात से ही सौम्या इतनी परेशान हो गई थी कि कपिल के दिमाग में ही नहीं आया कि वो उस दूसरी लड़की की तस्वीरें भी उसे दिखाता। बहरहाल जो हो गया वो हो गया। वो डायरी किसी तरह विराज के हाथ लग गई थी। मिसेज माधव कह रही थी उसे लगने लगा था कि उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदार सौम्या थी, उसका शीना के प्रति प्यार था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सौम्या ने बड़ी सफाई से शीना से पीछा छुड़ा लिया। काश मैं भी वैसा ही करती, लेकिन शीना की डायरी की उस बकवास से विराज को यकीन हो गया था कि शीना की बर्बादी में सौम्या का भी बड़ा हाथ था। शायद इसीलिए वो सौम्या के पीछे पड़ा था। और वो ब्लाइंड डेट, शीना या रवि शुक्ला ने सौम्या के साथ ऑनलाइन ब्लाइंड डेट कैसे फिक्स करवाई थी, इस बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन शायद उसने कुछ जुगाड़ भिड़ाया था। उसने मुझसे एक बार गर्व से कहा भी था कि उसने सौम्या के साथ डेट फिक्स करवाई है और सौम्या उसे पहचान भी नहीं पाएगी। उस समय मुझे उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि मैं जानती थी कि सौम्या तो डेट वगैरह में जाती ही नहीं है। और जहां तक रही उसे पहचानने की बात, तो सौम्या क्या, उसे तो उसका भाई भी नहीं पहचान पाता। अगर उसे मैंने ही उसकी हकीकत के बारे में नहीं बताया होता, क्योंकि वो तो मर्द बन चुकी थी। क्या शीना की आंखें हरी थी? कपिल ने पूछा। हाँ, मिसेज माधव धीमे स्वर में बोली। कपिल ने अपनी जेब से उसी हरी आंखों वाली लड़की की तस्वीर निकाली जो रेस्टोरेंट में लाश की जेब से बरामद हुई थी। घटना के बाद रेस्टोरेंट में ही पूछताछ के दौरान कपिल ने वो तस्वीर मिसेज माधव को दिखाई थी, लेकिन तब उन्होंने उस तस्वीर वाली लड़की को पहचानने से साफ इनकार कर दिया था। कपिल ने एक बार ध्यान से उस तस्वीर को देखा। वो फिल्मी हीरोइनों की तरह खूबसूरत तो थी ही, लेकिन उसकी हरी आंखें बिल्कुल सम्मोहक लगती थीं, जो किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच सकती थीं। क्या यही शीना है? उसने वो तस्वीर मिसेज माधव की ओर बढ़ाते हुए कहा। उन्होंने तस्वीर ली, उस पर नजर डालते हुए उनके चेहरे पर नफरत के भाव उमड़े। फिर उन्होंने कपिल की ओर देखा और स्वीकृति में सिर हिलाया। उनकी आंखों में शर्मिंदगी और दुख के मिले जुले भाव थे। इसका मतलब ये हुआ, कपिल बोला, कि शीना ने किसी तरह सौम्या के साथ ऑनलाइन ब्लाइंड डेट फिक्स करवाई थी। वो ब्लाइंड डेट कोई इत्तेफाक नहीं थी। और फिर उसके भाई विराज को उस डेट का पता चल गया और उसने रेस्टोरेंट में ही उसका कत्ल करने का प्लान बनाया। सारी चीजें साफ होती जा रही थीं। मरने वाला या मरने वाली सौम्या को पहले से जानती थी, उसके लिए वो डेट ब्लाइंड नहीं थी। वो तो अरसे से सौम्या की दीवानी थी, इसलिए उसकी जेब में सौम्या की तस्वीरें थीं। लेकिन वो अपनी ही तस्वीरें जेब में लेकर क्यों घूम रही थी? नहीं, वो काम हत्यारे का था। उसने तो लाश के पास से सारे कागज, परस वगैरह गायब कर दिए थे, जिससे पुलिस को उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिल सके। उसने केवल सौम्या की तस्वीरें और खुद शीना की तस्वीर ही उसके पास छोड़ दी थी, पुलिस को उलझन में डालने के लिए। कपिल विचारों के भंवर से बाहर आया। डॉक्टर माधव कुछ कह रहे थे। जी, उसने डॉक्टर माधव से कहा। इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर माधव का स्वर कातर हो उठा, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। रिक्वेस्ट? कपिल ने आश्चर्य से कहा। समझ में नहीं आता कैसे कहूँ। आप बेफिक्र होकर कहिए, जो भी आपको कहना है। इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर माधव के दोनों हाथ जुड़ गए। मेरी बीवी ने जो कुछ भी किया है, मैं मानता हूँ कि वो गलत है, बहुत गलत है। मैं भी आपका अपराधी हूँ। मैंने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेराफेरी करने की कोशिश की थी। आप मुझे चाहे जो सजा दे, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मलिका बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ये दिल की बहुत अच्छी है। ये तो कभी चींटी तक नहीं मार सकती। वो तो उस मनहूस लड़की और उसके पागल हत्यारे भाई की छाया का असर था, जो ये ऐसे चक्कर में फंस गई जिससे इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होना चाहिए था। आप कहना क्या चाहते हैं? कपिल हैरान परेशान सा बोला। मलिका को छोड़ दीजिए। कहते कहते अचानक डॉक्टर माधव फफक कर रो पड़े। उसे माफ कर दीजिए, उसका इस केस से कोई वास्ता नहीं है। उस हत्यारे ने, उसकी बहन ने इसे अपने जाल में फंसाकर मजबूर कर दिया। इसने किसी को नहीं मारा और न किसी को मारने में उसका कोई साथ दिया। मुझे आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। चाहें तो आप मुझे अभी गिरफ्तार कर लीजिए। जो इल्जाम मलिका पर हैं, उनकी जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ। इतनी मेहरबानी मुझ पर कीजिए कि मलिका को इस मामले से दूर रखिए, प्लीज।
मैंने अपने परिवार को बचाने की बहुत कोशिश की है। आप नहीं जानते, जब से मुझे मलिका के उस औरत के साथ संबंधों का पता चला, तब से हमारा घर किन मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। हमारे हंसते खेलते परिवार की खुशियां तबाह होकर रह गई हैं। जिस घर में हमेशा खुशियों का डेरा रहता था, वहां अब मनहूसियत भरा सन्नाटा छाया रहता है। प्लीज़ इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूं। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, कुछ भी, जो भी आप कहें। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मेरी बीवी को छोड़ दीजिए। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। डॉक्टर साहब, कपिल ने उनके जुड़े हुए हाथों को कलाइयों से पकड़कर धीरे से अलग किया। प्लीज़ मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। प्लीज़ शांत हो जाए। एक बार शांत होकर मेरी बात सुन लीजिए। डॉक्टर माधव ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों से आंसू अब भी झरझर बह रहे थे। उन्हें इस हालत में देखकर कपिल अंदर तक हिल गया। उसने एक और कुर्सी पर बैठी मिसेज माधव पर नजर डाली, जो कि खुद भी रुमाल में चेहरा छिपाकर रो रही थीं। डॉक्टर साहब, कपिल डॉक्टर माधव से मुखातिब हुआ, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। मैं मिसेज माधव को सरकारी गवाह बनाने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर माधव ने चौंककर कपिल की ओर देखा, जैसे उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ हो। हालांकि मिसेज माधव ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, वो पहले की तरह बदस्तूर रोती रहीं। कपिल ने उन्हें चुप कराने या धीरज बंधाने की कोशिश भी नहीं की। वो डॉक्टर माधव से बात कर रहा था। डॉक्टर साहब, सौम्या की जान बचाकर आपने मुझे खरीद लिया है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। इनका नाम पूरी तरह तो इस केस से दूर रखना संभव नहीं होगा, लेकिन इन्हें सरकारी गवाह बनाने के साथ साथ मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस केस में इनकी भूमिका को गोपनीय रखा जाए। शुक्रिया, डॉक्टर माधव रूंधे कंठ से बोले। शुक्रिया भाई, आपको मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया मुझे कहना चाहिए, और मैं कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी आपसे बस इतनी विनती है कि आज के बाद मुझसे कोई अनुरोध, कोई आग्रह नहीं करेंगे। नहीं, डॉक्टर माधव बोले, यही बहुत बड़ा आसान है। मैं सारी जिंदगी आपका आसानमंद रहूंगा। बल्कि आदेश करेंगे। आपको मुझसे कोई भी काम है तो बस आदेश कर दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपने मेरी सौम्या की जान बचाई है। अगर मैं आपके काम न आ सकूं तो धिक्कार है मेरे जिंदा होने पर। कुछ क्षणों तक कमरे में एक बोझिल सा सन्नाटा पसरा रहा। मुझे गिरफ्तार कर लो, फिर यकायक मिसेज माधव बिलखती हुई बोली, मुझे जेल में डाल दो, मुझे कड़ी से कड़ी सजा दो। मैंने इस आदमी के साथ धोखा किया है, अपने पति के विश्वास को चोट पहुंचाई है, अपनी बेटी के साथ धोखा किया है। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मिसेज माधव, कपिल उनकी ओर घूमा, प्लीज शांत हो जाए। अपने आप को संभालिए, जो बीत गई सो बात गई। गलतियां इंसान से होती ही हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही होता है जो मौका मिलने पर अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करे, उनका प्रायश्चित करे। और मेरी बधाई स्वीकार कीजिए कि आपको डॉक्टर माधव जैसा अच्छा और महान जीवन साथी मिला है। आज के जमाने में इनके जैसा आदमी मिलना मुश्किल है, और आपको तो ये जीवन साथी के रूप में मिले हैं। वो बदस्तूर रोती रहीं। अगर आप इसी तरह रोती रहीं तो मेरा दिमाग घूम जाएगा। फिर आपको बचाने की जगह मैं पूरा मामला आप पर ही थोप दूंगा और सरकारी गवाह बनने का ये ऑफर आपसे लेकर विराज को दे दूंगा। फिर सोच लीजिए क्या होगा। आप जेल में होगी और डॉक्टर साहब अपने कपड़े फाड़कर मजनू की तरह जंगलों में, पहाड़ों में दीवानावार मलिका मलिका पुकारते घूमेंगे। कपिल ने बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में उनका नाम लिया था, जिसे सुनकर मिसेज माधव को रोते रोते ही बरबस ही हंसी आ गई। उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कपिल भी हंसा और उनके साथ डॉक्टर माधव ने भी हंसी में योगदान दिया। कपिल ने एक बार फिर डॉक्टर माधव का शुक्रिया अदा किया और पति पत्नी को आपस में गिले शिकवे दूर करने कमरे में अकेले छोड़कर रूम से बाहर निकल गया। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।